हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज हम फिर से तैयार हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों में बुवाई के बाद अंकुरण से पहले कौन सा शाकनाशी यानी हर्बिसाइड यूज किया जाता है। सबसे पहली बात आप यहाँ देख लीजिएगा, ज्वार, बाजरा और मक्का की फसल में पूछा है और पूछा किस प्रकार है, बुवाई के बाद और अंकुरण से पहले। ठीक है, बुआई के तो बाद और अंकुरण से पहले जो शाकनाशी छिड़का जाता है फसलों में उसका नाम बताइए। चलिए एक एक करके हम हमारे ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट जो है पेंडिमिथिलिन है। पेंडिमिथिलिन का आपको पता है ये जो दलहनी फसलें हैं उसमें प्रयोग किया जाता है और ये भी कैसा है, बुआई के बाद प्रयोग करेंगे और अंकुरण से पहले करेंगे। तो दलहनी फसलों के लिए जो आ गया, दलहनी के लिए पेंडिमिथिलिन आ गया। 2,4-D आप अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। अब बात की है हमने ज्वार, बाजरा और मक्का, तो इन दोनों में से फ्लूक्लोरिन और एट्राजिन आपको अच्छे से पता है। ज्वार, बाजरा और मक्का के लिए क्या यूज किया जाता है, एट्राजिन यूज किया जाता है 0.5% सक्रिय तत्व के रूप में। ठीक है, और बात की जाए फ्लूक्लोरिन की, तो फ्लूक्लोरिन सभी सब्जियों में, ठीक है, सब्जियों में फ्लूक्लोरिन का शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अब हम हमारे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दलहनी फसलों में औसतन कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है और वो भी किसका पूछा गया है, दलहनी फसलों का में पाई जाती है। तो आप देखिए 79%, 70%, 60% या 20%। देखो बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की बात की है और वो भी दलहनी फसलों में, प्रोटीन वगैरह नहीं पूछा है। तो हमें बेसिकली चीजें, हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ से चलते हैं 79। तो आपको पता है 79% जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी होती है, वो होती है धान की। ठीक है, क्योंकि धान में कार्बोहाइड्रेट परसेंट ज़्यादा होता है तो इसमें जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो सबसे कम होता है। अनाज वाली फसलों में सबसे कम जो प्रोटीन परसेंट होता है वो किसका है, वो धान का है। और वो कितना है बताइएगा आप, 6 to 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है धान में। ठीक है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो 80 के बराबर यानी 79% होगा। क्लियर है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 70% दिया हुआ है, 70% जो है वो कौन सी है, वो अनाज वाली फसलों के लिए है। अनाज वाली फसलों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना होता है, 70% तक होता है। और मुझे ये बताइए अनाज वाली फसलों में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 10 से 12 एवरेज 10 से 12% होता है। क्लियर है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जिस फसल में कार्ब्स ज़्यादा है वहाँ प्रोटीन कम हो रहा है, यानी 6 to 7% धान में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है 79। अब थोड़ा सा बढ़ के चलते हैं, 70% कार्ब्स है और प्रोटीन कितना है, 10 to 12% है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 60% कार्बोहाइड्रेट है किसमें, दलहनी फसलों में। ठीक है, दलहनी फसलें जो हमारी पल्सेस होती हैं उसमें क्या होता है, 60% क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और ऑन एन एवरेज आप मुझे बताइए कि इसका जो प्रोटीन होता है लेग्यूम्स में कितना होता है, 20 to 25% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, दाल वाली फसलों में। और जो 20% है वो तिलहनी फसलों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, क्योंकि तिलहनी फसलों में क्या होता है, तेल अधिक होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलसी में गुणसूत्र संख्या 2n = होती है। अलसी की गुणसूत्र संख्या बतानी है आपको, कितनी होती है, 14 होती है, 20 होती है, 24 होती है या फिर 30 होती है। तो बताइएगा आप 14, 20, 24 या 30। चलिए अब हम 14 की बात करते हैं। ये किसकी होती है, ये होती है जौ, ज्वार, ग्वार, बाजरा, मटर और कौन सा चना, देसी चना, जिसे आप साइसर अरेटिनम बोलते हैं। काबुली चना नहीं, काबुली चने की 2n = 16 होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं 20 किस किस की होती है, ज्वार की होती है, मक्के की होती है।
ठीक है, और कुसुम की होती है। कुसुम जो फ्लावर है जिसे आप लोग सैफ फ्लावर बोलते हैं, उसकी जो क्या होगी गुणसूत्र संख्या होगी वो 2n = 20 होगी। धान की आपको पता है कितनी होती है, 24 होती है। बात की जाए आपके अलसी की, तो अलसी की जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी होगी, 2n = 30 होगी। क्या होगा, 2n = 30 होगी। जौ, ग्वार, बाजरा, मटर और देसी चैन उसकी कितनी होगी, 14 होगी। देखिए कितनी सारे क्रोमोसोम नंबर याद हो रहे हैं। 20 ज्वार, मक्का और कुसुम जो सैफ फ्लावर है उसकी होगी। धान में 24 होती है और 30 किसकी है, अलसी की, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। ठीक है, अमीनो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए जो आजकल लोग अपनी डाइट में फ्लैक्सीड को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा पूछा है, क्रीडा पूछा है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा कहाँ पे सिचुएटेड है? बात की जाए जोधपुर में, हैदराबाद में, बीकानेर में या फिर कर्नाटका में? सोच के बताइए क्रीडा कहाँ पे सिचुएटेड है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी केंद्रीय बारानी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है, बताइए। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर में क्या क्या स्थित है? काजरी और आफरी। ठीक है, काजरी और आफरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों कहाँ पे हैं? और यूनिवर्सिटी भी है ना, तो दोनों कहाँ है? जोधपुर में है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद में एक है आपका इक्री सेट। ठीक है, क्या है? इक्री सेट। ये बहुत बार पूछा गया है। जवार का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? हैदराबाद में। और आपका जो आंसर है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, वो भी कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में। क्लियर है। अब हम फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है बीकानेर। बीकानेर में आपको पता है एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। SKNU स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की प्रथम गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? बीकानेर में सिचुएटेड थी। ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर में है। और घोड़ों पे भी जो क्षेत्रीय काम हो रहा है संस्थान, वो भी कहाँ है? बीकानेर में है। बात की जाए कर्नाटका की, तो आपको पता है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। क्लियर हुआ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिन लिस्टर, क्या बोला गया है इसमें? बेसिन लिस्टर यंत्र का जो उपयोग है वो किया जाता है? बेसिन लिखा है और लिस्टर। ठीक है। अब मृदा की कठोर परत को तोड़ने में, पाटा चलाने में, थाला बनाने में या फिर उपयुक्त सभी में? तो आप सोच के बताइए। बेसिन लिखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ बेसिन, है ना। तो बेसिन क्या होता है? थाला होता है। चेक बेसिन बोलते हैं ना, तो थाला होता है। तो ये जो है बेसिन लिस्टर, वो क्या है? यंत्र थाला बनाने में। अब आपको अच्छे से पता है मृदा की कठोर परत तोड़ने में क्या क्या यूज आता है? सब सॉइलर यूज आता है और चीजल प्लो यूज करते हैं। जो मृदा की कठोर परत है, जो हार्ड पैन है, मतलब 70 से 75 मीटर तक सेंटीमीटर तक जाके ये जो हार्ड लेयर होती है उसको ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपके सॉइल को। अंदर के जो हार्ड पैन होते हैं उसको, कठोर परत को सब सॉइलर और चीजल प्लो तोड़ते हैं। बात की जाए पाटा लगाना, पाटा लगाना तो आपको पता है लेवल करना, तो लेवल किससे करेंगे? लेवलर से करेंगे। और बाकी सारे जो आपके ऑप्शन है वो डिस्कस हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कपास के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। अब कपास क्या है? रेशे वाली क्रॉप है। ठीक है, अब इसके जो बीज होते हैं आपको पता है पशुओं की खली भी बनाई जाती है, ऑयल केक बनाया जाता है और ये तेल भी निकाला जाता है इसके बीजों से। ठीक है, अब उसमें तेल की मात्रा बतानी है हमें। किसके? कपास के बीजों में तेल की मात्रा 3 से 4%, 18 से 25%, 30 से 35% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से बताना है इस क्वेश्चन को देख के। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप देखिए 3 से 4 तो हमने कहाँ पढ़ा है?
मक्का का जो बीज है उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 3 से 4% होती है। बात की जाए कपास के बीजों में, तो कपास के बीजों से जो तेल मिलता है, जी हाँ, 18 से 25% जो तेल होता है वो किसके, कपास के जो बीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए 30 से 35 होता है कुसुम में। कुसुम को क्या बोलते हैं, सैफफ्लावर। ठीक है, क्या होता है, सैफफ्लावर। सैफफ्लावर में जो आपको ऑयल कंटेंट मिलेगा वो कितना होगा, ऑयल सीड क्रॉप है 30 to 35, खली वली भी बनती है, और इसका जो फ्लावर होता है उससे नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल डाई होती है, वो कपड़े रंगने या फिर कोई भी कारखानों में रंगाई का जो काम होता है वो भी इसके फ्लावर के पेटल से होता है, पत्तियों से होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंचित क्षेत्रों में सरसों की बीज दर प्रति हेक्टर कितने किलो लगती है। अब इसने पूछा सरसों की है, बट आगे क्या दे दिया, सिंचित क्षेत्रों के लिए। ठीक है, और सरसों की, तो आपको पता है अगर असिंचित क्षेत्रों के लिए बोला जाए तो सरसों की कम से कम 4 से 5 kg पर हेक्टेयर है, पर उसने बोला है अगर आपके पास पानी की सुविधा है, संपूर्ण मात्रा में सिंचाई करने की सुविधा है, तो आपकी जो कितना बीज दर होगी वो कितनी होगी, 2 से 3 kg पर हेक्टेयर। और देखिएगा बाजरे की जो बीज दर है वो भी कितनी है, 4 से 5 kg है लमसम। ठीक है, और सरसों की भी असिंचित के लिए यही है, और अगर सिंचित के बोल दिया जाए तो कितनी होगी, 2 से लेके 3 kg पर हेक्टेयर। ये आपका आंसर सही है। 6 to 8 आपको पता है गाजर की 6 to 8 kg पर हेक्टेयर होती है, और बात की जाए 10 से 12 kg, तो बाजरे में जब चारा आप लगाओगे, चारे वाली फसल के लिए बाजरे की 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, क्लियर है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गन्ना। ठीक है, शुगर केन। शुगर केन की पहली हाइब्रिड किस्म पूछी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, CO205, CO419, CO449 या फिर CO312, 312। अब बात की जाए किसकी, शुगर केन की, सैकरम ऑफिसिनेरम की, तो कितना है इसकी जो फर्स्ट वैरायटी है वो है CO205। 1918 की बात है। ठीक है, बार्बर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस वैरायटी को डेवलप्ड किया था, कहाँ पे, कोयम्बटूर में। ठीक है, साइंटिस्ट थे बार्बर नाम के, उन्होंने इस वैरायटी को फर्स्ट टाइम डेवलप्ड किया था, बनाया था कोयम्बटूर में, और ये क्रॉस है सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम स्पॉन्टेनियम का। किसका क्रॉस है, सैकरम ऑफिसिनेरम और सैकरम स्पॉन्टेनियम। इसका क्रॉस करके इस वैरायटी को तैयार किया गया है, वो वैरायटी है आपकी कोयम्बटूर 205, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है शुगर केन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सौंफ, फेनल। सौंफ में जो खुशबू आती है, जो फ्रेग्रेंस आती है, वो किसके कारण आती है, आपको पता है जो स्पाइसेस है हमारी, चाहे वो सीड स्पाइसेस हों, चाहे नॉर्मल स्पाइसेस हों, चाहे बीजे मसाले हों, चाहे वैसे मसाले हों, मसालों की जो महक बहुत अच्छी होती है, और उसी के कारण वो जो अरोमा आती है, हमारा जो हमारा इंडियन फूड है उसका जो टेस्ट है वो भी इन मसालों के कारण ही है। ठीक है, तो बात की जाए सौंफ की, तो सौंफ में जो खुशबू आएगी वो किसके कारण होगी, एंथॉल, फ्रिंकॉल, क्यूमिनॉल या ट्रिग्नोलिन। तो आप इन चारों ऑप्शन को देख के बताइए कि इसमें जो सौंफ में खुशबू आएगी वो किसके कारण आएगी। जी हाँ, सौंफ में जो खुशबू आती है वो एंथियोल के कारण आती है, एंथियोल के कारण। ठीक है, क्लियर है। बात की जाए फ्रेंकॉल की, तो आपको पता है सौंफ, कई सौंफ होती है जिसे खाते हैं तो हल्का सा बाद में बीटर सा लगता है। ठीक है, कई बहुत मीठी हैं, बट सौंफ में जो एक कड़वापन कई बार आ जाता है, कड़वा, जब वो एक्सिस पक जाती है तो जो कड़वापन होता है वो किसके कारण आता है, फ्रेंकॉल के कारण आता है कड़वापन, और वो भी सौंफ में। ठीक है, अब बात की जाए क्यूमिनॉल की, तो क्यूमिनॉल से आपको पता लग रहा है क्या है ये, क्यूमीन। क्यूमीन को क्या बोला जाता है, जीरा।
ठीक है। जीरे की जो खुशबू होती है जब अपन यूं करते हैं और जो खुशबू आती है वो क्यूमिनॉल के कारण आती है। चारों आपको अच्छे से याद करने हैं। बात की जाए ट्रिग्नोलिन, ट्रिग्नोलिन तो ये जो मेथी है, फेन्यूग्रीक बोलते हैं आप, मेथी जो है फेन्यूग्रीक, उसमें जो खुशबू आती है, आपको पता है कसूरी मेथी में तो बहुत अच्छी अरोमा आती है, तो वो जो खुशबू है वो किसके कारण आएगी, वो ट्रिग्नोलिन के कारण आएगी। क्लियर हुए चारों ऑप्शन। एंथॉल के कारण सौंफ में खुशबू आती है, फ्रेंकॉल के कारण इसमें जो कड़वापन होता है सौंफ में वो होता है, क्यूमिनॉल के कारण कोरिएंडर यानी जो क्यूमीन है उसमें क्या होता है, खुशबू आती है, ठीक है। और बात की जाए ट्रिग्नोलिन की तो मेथी में जो खुशबू आती है वो ट्रिग्नोलिन के कारण आती है। क्लियर। सौंफ में शुगरी, अब सौंफ के 2 क्वेश्चन है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सौंफ में जो शुगरी रोग होगा या फिर जिसे गोंदिमा, गोंद जैसा निकलता है, गोंदिमा विकार भी बोल दिया जाता है, वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर या फिर आयरन। चारों में से देखिए बताइए, क्यों फेनल की बात कर रहा है, फेनल में जो गोंदिया विकार होगा या फिर क्या शुगरी रोग होगा वो किसकी डेफिशिएंसी से होगा, वो डेफिशिएंसी से होगा कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की कमी से सौंफ में कौन सा विकार हो जाता है, शुगरी रोग या फिर गोंदिमा लिया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, हमने अच्छे से डिस्कस किया एक एक क्वेश्चन को, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बनाए रखें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।